मी आशा करते तुम्ही छान असणार. आपली मराठीची पुस्तके काढा सर्वांनी. मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वी. आज आपण कविता क्रमांक 11 वाचणार आहोत. कविताचं नाव आहे जीवन गाणे. काढला सर्वांनी? ठीक आहे. मी आता कविताचा परिचय सांगते तुम्हाला. लेखकाचा परिचय. कविताचे लेखक आहेत नितीन देशमुख. प्रसिद्ध कवी व लेखक. त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गांपासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यावरील मार्मिक भाष्य ओढून येतं. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात. प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मोडल्या आहेत. प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकेतून घेतलेली आहे. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य शिकवन देते. यानी जो कुदरत के जो छोटे छोटे जो घटक है वो हमको कुछ ना कुछ बातें सिखाते हैं. यही कवि हमको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है इस कविता के ज़रिए. आता कविता बघूया. या सृष्टीचे मंजूर गाणे जगणे मजला शिकून गेले. झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेले. भरकटलेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला. तुळशी वडल्या त्या पंथीचे जडणे मजला शिकून गेले. प्रेम काय ते कुणा न ठावे. नदी सागर जीव कलावे. स्वैर होऊनी नदीचे पडणे जगणे मजला शिकवून गेले. बुलंद तरीही असे हौसले पिल्लासाठी किती सोसले. चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले. सागराची अथंगता आणि वृक्षाची स्थित प्रज्ञता दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकून गेले. आता मी हा कविताचा भावार्थ तुम्हाला सांगत आहे. निसर्गातील विविध घटना, पक्ष्यांचे आवाज. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात. प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत. निसर्गातील विविध घटना, पक्ष्यांचे आवाज, ढगांचे गडगडणे, पावसाचे कोसळणे कवीला जगायचे कसे हे शिकून गेल्या. आकाशातील चांदण्या व चंद्र रात्रीच्या अंधारात चमकत राहत. सगळीकडे मिट्ट काळोख असतानाही स्वतःच्या प्रकाशात चमकत राहतात. या कवीला जगणे शिकून गेल्या. म्हणजेच प्रतिकूल परिस्थितीतूनही आपले अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी सांगतात. और यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि पक्षी जो बर्ड्स के आवाज़ होते, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बारिश का आना कविला जगायचे कसे हे शिकून देता है. यानी ये सब चीज़ें हमको कैसे जीने को सिखाती हैं. आकाशातील चांदने और चंद्र यानी आसमान की जो चांद और उसकी चांदनी है, हाँ, अंधेरे में भी रोशनी जगाती है ना. हमको कैसे अपने अस्तित्व को कैसे कायम रखना है वो बता रहा है. ठीक है. सगळीकडे मिट्ट काळोख असतानाही स्वतःचा प्रकाश चमकत. यानी हर तरफ काला अंधेरा होने के बाद भी अपनी चमक से उजाला करना. ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपने आप से रोशनी देना. यानी चांद और चांदनी की रोशनी से पूरी धरती को रोशन करना, उजाला देना. ये भी बहुत बड़ी बात है अपने में. ये हमको जीने का एक तरीका सिखाता है. हाँ, ठीक है. और कवीला जगणे शिकून गेल्या म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्याला अस्तित्व टिकून ठेवण्यास सांगते. यानी कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति अपने अस्तित्व को कायम रखने का हमको बहुत बड़ा सबक देती है ये. आता या कलियुगात सगळीकडे स्वार्थ पाहायला मिळतो. अभी इस कलयुग में सब जगह से सब जहाँ मतलब होता है तभी ये लोग हम काम से बात करते हैं ना. अभी कैसा युग है? कलयुग है. पहला कैसा था? सतयुग था. यानी सत्य का ज़माना था. कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं, एकदम अच्छे से लोग हमसे पेश आते थे. लेकिन अब आज का ज़माना कैसा है? कलयुग का ज़माना है. हाँ, आता कलयुगात सगळीकडे स्वार्थ यानी हर तरफ मतलब दिखाई देता है. मतलब के लिए लोग रिश्ते निभाते हैं, है ना. स्वार्थीमुळे सर्वजन भरकटलेले आहेत. सब अपने सारे लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं, मतलब से भरे हुए हैं. चांगले वाईट
सद्वित की बुद्धि नष्ट झाली, यानी अच्छा बुरा समझने की जो बुद्धि है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई है। हाँ, संस्कार ही नाहीसे झाले, संस्कार भी एकदम नहीं हो गए, एकदम ना के बराबर संस्कार हो गए लोगों में आहेत। तरी आजही तुळशी वृंदावनाचा जवळ पंथी तेवत आहे, लेकिन इतना हो गया, लेकिन फिर भी आज भी तुलसी के आंगन में तुलसी का जो पौधा है उस पर दिया जलता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे संस्कार बाकी है। ठीक है। स्वतः जळून दुसऱ्याला प्रकाश देऊन कवीला दुसऱ्यांसाठी जळणे शिकून गेली, दुसऱ्यासाठी त्याग करणे शिकून गेली। खुद जलकर जलकर दूसरों के लिए कुर्बानी देना हमको ये दिया बताता है, यानी अपना जलता है, अपना अस्तित्व को ख़त्म करता है, लेकिन हमको रोशनी देता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो गई है ना, हमारे लिए हम बहुत बड़ा सबक हो गया कि हम, यानी वो दिया हमारे लिए जल रहा है, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर रहा है जला के, और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है ताकि वो हमको रोशनी दे सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मिसाल है हमारे लिए कि हमको ये सारी चीज़ें देखने मिल रही, कि एक मिसाल दे रहा है ना। ठीक है। दुसऱ्यासाठी त्याग करणे शिकून दिले, यानी दूसरों के लिए कुर्बानी देना हमको ये सिखाता है। कितीही मोठी किंवा लहान नदी असली तरी ती शेवटी सागराला जाऊन मिळते। कितनी छोटी है तो छोटी नदी होती है, लेकिन आखिर में कहाँ जाके मिलती है, सागर में जाकर मिलती है। शेवटी सागराला जाऊन मिळते। स्वतःच्या आहेपणा सोडून शेवटी समुद्राला जाऊन मिलती है, यानी अपना अस्तित्व को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर वो किस में जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है। समुद्रात विलीन होते, समुद्र में समा जाती है। समुद्र आणि नदी यांच्या अतूट नात्यात कवीला प्रेमच दिसते, और इनके इस अतूट नाते में कवि को क्या दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है। आपले अस्तित्व संपणार है, मेरा अस्तित्व, नदी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, इसको मालूम है। संपणार असे ठाऊक असूनही नदी मुक्तपणे समुद्राच्या ओढीने पडत जाते, और उसको पता है कि मेरा, अब मैं इसके अंदर जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो समुद्र को अपने आप को समुद्र को सौंप देती है। तो ये उसका प्यार है, नदी का प्यार है समुद्र के लिए, कि उसके ऊपर इतना भरोसा करती है कि वो मुझे कहीं ना कहीं किसी तरफ मुझे मोड़कर लेके जाएगा। तो उसका प्यार है, नदी का प्यार है समुद्र के लिए। वो अपने आप को उसके भरोसे, अपने आप को उसमें समा देती है ना, वो कर देती है। प्रेम म्हणजे स्वार्थ नसून त्यागातून ती आपले प्रेम प्रकट करते, यानी प्यार ऐसा होता है जिसमें कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के उसको नदी समुद्र को अपने आप को सौंप देती है। अशी ही नदी कवीला जगणे शिकून देते, और ऐसे ही नदी कवि को जीना सिखाती है। पक्षी कितने छोटे असतात, यहाँ पे क्या बताया, पक्षी कितने छोटे होते, परिंदे, बर्ड्स कितने छोटे होते, पण त्यांचा निर्धार ठाम असतो, लेकिन उनके जीने का जो ज़रिया, वो एकदम, उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो ज़रिया वो एकदम जो उनका एम होता है एकदम मजबूत होता है। इवल्याशा पक्ष्यांची इवलीशी चोच असते, छोटी सी पक्षी दिखने में छोटे होते, तो उसके हिसाब से उनकी जो बॉडी भी का स्ट्रक्चर भी छोटा होता है। छोटी सी पक्षी के छोटे से चोच होते हैं ना, पण तरीही त्या चोचीत, लेकिन फिर भी उस चोच में आपल्या पिलांसाठी दाणे पकडून घरट्यापर्यंत घेऊन येतात, लेकिन फिर भी उस छोटे से चोच में अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घोंसले तक परिंदे आते हैं, है ना। कशाचीही तमा न बागडतून खूप यातना सहन करतात, यानी कुछ भी, कितनी भी तकलीफ़ हो वो सब सहनते हैं, और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर सही सलामत अपने बच्चों के पास आते हैं, है ना। वृक्षही वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर स्थिर असतात, जो पेड़ भी कितने सालों से एक ही जगह पे खड़े होते हैं, वो ना कहीं जाते हैं, ना कहीं हटते हैं, ना एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, उसी पर वो अपनी हवा, पानी, बारिश, धूप, गर्मी, आंधी, तूफान सब चीज़ सहते एक जगह खड़े रहकर, है ना। ऊन, वारा, पाऊस, वादळतही ते आपल्या स्वार्थीने टिकून असतात, सतत दुसऱ्यांच्या उपयोगी पड़त असतात, और दूसरों के काम हमेशा दूसरों के काम आते हैं। पेड़ हमेशा एक जगह खड़े रहता है, बारिश, पानी, आंधी, तूफान सब सहता है, और ये सबक देता है हमको, ये सीख देता है कि हमेशा किसी भी हालत में, कैसी भी सिचुएशन हो, उस अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाओ, अपने बुरे वक्त को, अपने अच्छे वक्त को, सब चीज़ को सहो, और उसका मुकाबला, डटकर मुकाबला करो, और उसको फेस करो, और उसको जीत कर आगे आओ, है ना। सागराच्या पाण्याची वाफ होते,
समुद्र के पानी की क्या होती है, भाप बनती है, वाफेचे ढग बनते और भाप से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ढग मतलब क्या, बादल। व पुन्हा पाऊस पडतो और फिर क्या होता है, बारिश होती है। हाच पाऊस संपूर्ण निसर्ग व जीवन सृष्टीला जीवनदान देता और यही बारिश पूरी सृष्टी को, पूरी दुनिया को जीवनदान देता है। तर वृक्षांमुळे ढग आवडले जातात व पाऊस पडतो। झाड तर मुळापासून शेंड्यापर्यंत, फुलापासून फळे बियापर्यंत संपूर्ण मानव जीवातले उपयुक्त ठरतात। म्हणजे सागर काय आणि वृक्ष काय, यानी यहाँ पर सागर और झाड़ की तुलना की गई। ये दोनों ही अपने अपने हमारे लिए जीवनदायी है। समंदर के पानी से भाप बनता है, भाप से बादल बनता है, बादल से बारिश होती है ना। उसी तरह से झाड़ से हमको ऑक्सीजन, झाड़ से भी हमको क्या मिलती है, बारिश मिलती है। और झाड़ का हर हिस्सा, यानी जड़ से लेके, फल से लेके, फूल से लेके, उसके बीज से लेके, सब हमारे इंसान के काम आने वाली चीज़ें। हर चीज़, उसके हर हिस्सा, उस झाड़ का हर अंग हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए काम आता है। हाँ, तो इसके लिए ये दोनों भी हमारे ज़िंदगी के मुख्य अहम सदस्य हैं, है ना। म्हणजे सागर काय आणि वृक्ष काय, दोघेही स्वतः घाव सोसत, यानी दोनों ही हमारे लिए तकलीफ झेलते हैं, तकलीफ सहते हैं। घाव सोचतात, त्रास सहन करतात और तकलीफ़ें सहते हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या करते हैं, तकलीफ़ें सहते हैं, लेकिन पण कायमच दुसऱ्याच्या हितासाठी झटतात, लेकिन दूसरों के भले के लिए हमेशा लड़ते हैं। नेमके हेच मला कसे जगावे हे शिकून गेले, और सही मानों में कैसे जिया जाता है ये हमको झाड़ और समुद्र ने सिखा गया। मी आशा करते की तुम्हाला ही कविता चांगल्या रीतीने समजलं असेल। आता मी ही कविता मी इथे संपवते। तुम्हाला ह्याचा शब्दार्थ लिहायचा, ही कविता तुमच्या वहीत लिहायचं आहे। थँक्यू, धन्यवाद।